नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही में हमें आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी, जिससे कि आप योग संबंधित चीज़ें के अपडेट आप प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा जो विषय है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी आपका पाचन तंत्र क्या है, तो आप जो अन्न ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं, तो भोजन को चबाने से लेकर पेट के अंदर ले जाने तक और उसको त्याग करने तक जितने भी अंग सम्मिलित होते हैं, वह सभी पाचन तंत्र के अंदर आते हैं। पाचन डाइजेशन क्या है? तो सिंपल जो एक फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसे हम जटिल पोषक पदार्थ कहते हैं, या बड़े अणु मैक्रो फॉर्म में। आप उससे रोटी खाते हैं तो उसके अंदर कई सारी चीजें हैं, कई पोषक तत्व हैं, तो वो जटिल फॉर्म में है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। लेकिन जब आप उसे चबाते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपके पेट में जाके जब वो स्मॉल फॉर्म में टूटता है, उसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है अपनी। तो बड़े कॉम्प्लेक्स या जटिल पोषक पदार्थों को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तन करना ही पाचन है। अगला आते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल बोलते हैं, और इसे पोषण नाल भी कहते हैं। ये करीबन 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है। यह आपके माउथ से लेकर आपके गुदा द्वार, या जिसे हम एनस बोलते हैं, वहां तक की आपकी डिस्टेंस 8 से 10 मीटर होती है। तो चलिए अब हम एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं इसमें। तो जैसे कि आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्टार्ट है माउथ से लेकर गुदा द्वार तक। सभी देखें। अब स्टार्ट करते हैं हम आहार नाल के प्रमुख भाग। तो ये सभी आपके जो है प्रमुख भाग हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के पूरे। तो मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय। स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो माउथ के अंदर हमारा दांत होते हैं। दांतों का काम जो होता है वो सिंपल फूड को चबाना, काटना, मिलाना और पीसना, उस फूड को ग्राइंड करना। सिंपली जो आपका फूड है जो खा रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि फूड को आप अच्छे से चबाएं। अब कई लोग होते हैं फूड को बिल्कुल नहीं चबाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका फूड का डाइजेशन जो है उस पर इफेक्ट आता है। तो इसलिए आपको फूड को अच्छे से चबाना है, काटना है, पीसना है, जिसमें हमारे हर दांतों का अलग अलग रोल होता है। जैसे आगे के हमारे जो दांत हैं उसका काम मेनली काटना होता है, पीछे के दांत जो हमारे होते हैं उनका काम पीसना होता है। आगे चलते हैं हमारा जीभ। हमारे माउथ के अंदर हमारी जो जीभ होती है उसका काम क्या होता है? तो एक तो होता है कि हमारा जो आपका फूड है, जो अपने जिसको आपने अच्छे से चबाया है, उसके साथ जो सलाइवा है, जो लार है, लार को अच्छे से मिलाना। और उस हमारी जीभ जो है कुछ स्वाद को जो है सेंस कर पाती है, महसूस कर पाती है, उसको करती है। तो कौन कौन से हैं? मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन। इन स्वाद को जो है टेस्ट बड्स कुछ होते हैं हमारी टंग के ऊपर। जब आप ऐसा मीठा कुछ खाते हैं तो आप उसे फील कर पाते हैं। जब आप खट्टा खाएंगे तो वो उस टेस्ट बड को जो है कांटेक्ट करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी था इसमें, इसका फंक्शन, इसका काम, कि जो आप खाना खाते हैं तो सलाइवा को अच्छे से जो है उसके साथ मिक्स करना फूड के साथ। क्योंकि जितना आपका फूड अच्छे से मतलब चबाया हुआ होगा, पिसा हुआ होगा, और जितना उसमें सलाइवा मिक्स हुआ होगा, तो उससे उसका डाइजेशन जो होता है, पाचन होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अब आते हैं सीधा उसके बाद, जीभ के बाद लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं।
तो ये ग्रंथि हमारे मुंह में होती है और 3 ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर। और इनका काम क्या होता है? तो सिंपली ये अपने अंदर से एक चिपचिपे श्लेष्म का मिश्रण होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना थूक, स्प्लिट, जो अब थूक होता है वो ये आपका लार है। ठीक है, ये मेनली आपके फूड को जो है ड्राई नहीं रहने देता। उसमें आपको जो आप लार से मिलाते हो तो फूड जो है आपका एक अच्छा सा लुब्रिकेंट बन जाता है, गीला हो जाता है आपका फूड। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि आपका जो लार का एक काम और है, स्टार्च का डाइजेशन जो है, स्टार्च का जो पाचन है वो आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ये आपकी जीभ की सफाई और आपके दांतों के प्रोटेक्शन भी करता है। अब आते हैं फेरिंग पे। तो फेरिंग जो है हमारी एक स्ट्रक्चर होती है और ये आपके फूड को, आपका फूड श्वास नली में ना जाए उससे इसको प्रोटेक्ट करता है। अगला है फूड पाइप, जिसे हम ओइसोफेगस या ग्रास नली भी कहते हैं या अन्न प्रणाली भी कहते हैं। इसका काम क्या है? तो ये सिंपल आपके मुंह को पेट से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच के आसपास होती है और इसका काम बस यही है कि आपके फूड को आपके माउथ से स्टमक में ले जाए। और ये आपकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होती है उसको सीधा जो है वो आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो उसके थ्रू आपका जो है फूड सारा ट्यूब से होता है, पूरा आपके एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। अगला है आपका आमाशय, स्टमक। तो इसका आकार जे शेप का होता है। इसकी क्षमता 1 से 3 लीटर है। ये स्ट्रेचेबल होता है, आपका स्टमक है वो स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेच हो सकता है, इसलिए इसकी क्षमता 1 से 3 लीटर है। और ये एक खोखला अंग है। खोखला मतलब आपका ये एक स्ट्रेचेबल बैग टाइप की स्ट्रक्चर है। जैसे आपका होता है ना बलून होता है, तो बलून में आप एयर डालते जाओ, स्ट्रेच होकर मैक्सिमम एक्सटेंड होता रहता है। उसी प्रकार आपकी ये आपका स्टमक होता है। इसके अंदर जो है एंजाइमों के साथ मिश्रित होने पर भोजन रखता है। ये एंजाइमों भोजन को उपयोगी रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। पेट की परत में कोशिकाएं तथा एक मजबूत एसिड HCl शक्तिशाली एंजाइम का स्राव करती हैं। तो मेनली आपका पेट का काम क्या है कि उसके अंदर आपका एक HCl नाम का एक एसिड सिक्रीट होता है और कई सारे आपके एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो जब आपका भोजन आप खा लेते हैं तो ये आपका पेट जो है आपका जो भोजन है पेट के अंदर जाने के बाद उसमें मिक्सिंग होती है अच्छे से फूड की। तो जैसे कहा भी गया है, हड्डी योग में हमने आपको पढ़ाया गया होगा, तो अपने स्टमक को 1/4 खाली रखें। क्यों? क्योंकि जब आपका खाना, आप जब 1/4 खाने को खाली रखेंगे अपने स्टमक को, तो मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगी। और जब एंजाइम की और एसिड की अच्छे से मिक्सिंग हो पाएगी फूड के साथ, तो उसका अच्छे से जो है एब्जॉर्प्शन हो पाएगा फूड का, अच्छे से उसका पाचन हो पाएगा। तो यही काम है आपका स्टमक का। चलिए, अब इसके जो है 3 भाग होते हैं आपके आमाशय के, आपके स्टमक के, जैसे कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कार्डियक को कार्डियक ही कहते हैं। दूसरा जठर निर्गमी भाग और तीसरा है फंडिस। ये 3 भाग हैं आपके स्टमक के, याद रखेंगे। एक मिनट, शायद रिपीट हो गया। अगला, जो आप जब फूड खाएंगे तो आपने फूड माउथ से खाया, चबाया, सलाइवा मिलाया, फिर आपका ईसोफेगस या फूड ग्रसनी नली से होता हुआ सीधा आपके पेट में आ गया। पेट में जो आपका फूड अच्छे से मिक्स हो गया HCl के साथ, एंजाइम के साथ, तो उसके बाद आपका जो एक जो हम ग्रंथि पढ़ रहे हैं अब, वो है पेनक्रियाज। काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथि, याद रखेंगे इसको। तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है, या इसे हेट्रोक्राइन, मतलब ये आपका, इसका नेचर क्या है, ये आपका एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये आपका पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, ये ग्रंथि है आपके अग्नाशय। तो ये आपकी ओनली एक ऐसी ग्रंथि हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि है, तो वो आपकी पेनक्रियाज है। इस बात को याद रखेंगे सभी। जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट करता है वह ग्लूकागोन, और
बाह्य स्रावी अग्नाशय रस का सावरण भी करता है, मतलब ये आपका एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन इन नेचर भी है। ये कुछ एंजाइमों को भी सिक्रीट करता है। आंतों में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शक्कर के स्तर को नियंत्रित करते हैं। हमारी बॉडी में जब हम फूड खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज सीधा आपका जो है अब्जॉर्ब होकर सीधा आपके ब्लड में जाता है। तो उस ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए भी जो है आपका इंसुलिन ग्लूकागॉन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। हम जानते हैं डायबिटीज़ में आपका जो है इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, जिससे कि आपके ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो नियंत्रित नहीं हो पाती। इसलिए जो है बीटा सेल जो होते हैं आपके इंसुलिन में, उनकी एक्टिविटी जो है सही नहीं रहती है, अफेक्टेड हो जाती है डायबिटीज के केस में। तो वो आपका इंसुलिन का फंक्शन जो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी, उपतंत्र, हेपाटिक डक्ट सिस्टम तथा पित्त वाहिनी बाइल डक्ट द्वारा पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जाता है। पित्ताशय यकृत के अवतल में स्थित होता है। पित्ताशय पित्त का भंडारण संचयन करता है और यहाँ से पित्ताशयों नलिका द्वारा पित्त ग्रसनी में चला जाता है। तो आप यहाँ से देखिए कि जितना भी आपका सिक्रीशन है ये आपका डक्ट के थ्रू जाता है। जो वाहिनी मतलब आपका जो है डक्ट के थ्रू आपका सारा जो है जा रहा है। तो आपका जितना सिक्रीशन है वो कहाँ जा रहा है? आपका गॉल ब्लैडर में। चलिए आगे चलते हैं। यकृत, जिसे आप लीवर बोलते हैं। यकृत उदर, उदर मतलब पेट, पेट के ऊपरी दाहिनी हिस्से में स्थित एक अंग है। यह डायफ्राम के नीचे और पेट के ऊपर, डायफ्राम जो होता है वो आपका रिब्स के नीचे होता है, जो आपका रेस्पिरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और पेट के ऊपर दाहिने किडनी और आंतों पर स्थित होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेंगे। यकृत का कार्य पित्त उत्पादन और उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन करना। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो है दो आपके वो होते हैं जो सिक्रीट करता है, आपके लीवर सिक्रीट करता है। ये मेनली आपके एक्सक्रीटरी में आपका जो फीसिस होता है, जो मल होता है, उसको रंग देता है और यूरिन को जो है कलर देता है। कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन और दवाइयों का उत्सर्जन मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपका लीवर, और कई सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। यूरिया, तो यूरिया बनता है वो आपका लीवर के अंदर बनता है, ये सब याद रखेंगे, कोई किडनी नहीं बताएगा। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि उसका अभिक्रिया होना, उसका एक जो है प्रोसेस होना, वो आपका वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का आपका लीवर के अंदर होता है। कई एंजाइम को एक्टिवेट करता है आपका लीवर। लीवर के ऐसे जो कई सारे जूसेस होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। ग्लाइकोजन, विटामिन और खनिजों का भंडार है। ग्लाइकोजन जो है स्टोर करता है आपका लीवर। जब बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है तो ग्लाइकोजन सिक्रीट करके जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका लीवर, विटामिन और कई सारे मिनरल्स। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब होता है सिंथेसिस, प्लाज्मा प्रोटीन का को बनाता है आपका यकृत। आगे चलते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत भोजन का सर्वाधिक पाचन आपकी छोटी आंतों में होता है। जितना आपने फूड खाया आपके स्टमक में पचा, स्टमक में पचने के बाद वो फूड आपका जो है छोटी आंत में जाएगा और वहीं से आपका लीवर और गॉल ब्लैडर के सिक्रीशंस जो वहां के आपके मिक्स सारे होते हैं। याद रखेंगे सिंपली जो आपका गॉल ब्लैडर होता है जिसे हम जो है पित्ताशय बोलते हैं, तो वो कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई हेलमेट है, हेलमेट के अंदर आप जो है एक अंदर कुछ रख दें कटोरी, तो उस प्रकार आपका जो है आपका गॉल ब्लैडर होता है। तो जितना भी सिक्रीशंस होता है वो आपका जो है गॉल ब्लैडर में आके कलेक्ट होता रहता है। 50 to 60 ml जो इसकी कैपेसिटी होती है
और मेनली आपका गॉल ब्लैडर जो है इसका काम क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। जो आपका फैट पाचन होता है वो आपका जो है गॉल ब्लैडर ही करता है। ठीक है, तो उस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। गॉल ब्लैडर को मैं इसमें ऐड नहीं हुआ है, शायद मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में मान लीजिए जिनका निकल जाता है तो उनको फैट का डाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, मतलब फैट को ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, और फिर फैट को जो है आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब याद रखेंगे। उसके बाद आपका फूड आपका स्टमक से होता हुआ आप सीधा आपको छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में आपके जो सारे सिक्रीशंस ग्लैंड के भी साथ में आते हैं। तो वहां पे होने के बाद आपकी छोटी आंत में 3 तो उसके पार्ट होते हैं, ग्रहणी, अग्रछुद्रांत तथा क्षुद्रांत। और आपकी छोटी आंत में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं उस फूड को उसमें मिक्स करने के लिए, और उस फूड को ज़्यादा अच्छा इस तरीके से एब्जॉर्प्शन करने के लिए। और छोटी आंत में आपकी विलाई होती है। विलाई मतलब छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं धारियों टाइप की, जो कि जो खाना आपका छोटी आंत में आ गया है उसको एब्जॉर्ब करके सीधा आपके जो ब्लड में भेज देती हैं, और ब्लड में जाकर फूड आपका सीधा जो है ब्लड से सीधा आपका जो है आपके सब सेल्स तक जाता है। अब तो छोटी आंत में फूड था आपका, उसका देख लिया हमने 3 पार्ट है उसके। उसके बाद आते हैं आपके बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। यह मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर अपचित भोजन को मल द्वार से विसर्जित करती है। अब छोटी आंत में खाना पच गया, उसके बाद बड़ी आंत में आपका खाना आता है। तो बड़ी आंत में खाना जो है आपका, वहां पे उसमें जो अब कुछ बचा रह गया है, अवशेष रिमेनिंग जो रह गया है, उसका अब्जॉर्प्शन आपका बड़ी आंत में होता है। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, अंदनाल, बृहदांत्र और मलाशय। ये 3 है आपके। इसमें आपका जो बैक्टीरियाज होते हैं, अब बैक्टीरिया में भी इसमें सोच लेना कि वो बैक्टीरिया में भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो हेल्पफुल है आपके डाइजेशन के लिए, वो जो होते हैं वो आपके बड़ी आंत में ही रहते हैं, पॉजिटिव वाले। ठीक है। और अब साथ में कई लोगों को जो कब्ज हो जाती है तो उनकी मेनली जो आंतें होती हैं, वो जो है आंतों का जो डायमीटर है, एक तो वो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपका जो है वाटर रिटेंशन जो है कम रहता है, तो उससे उनका जो डायमीटर है वो भी कम हो जाता है। तो उसमें मेनली आपकी बड़ी आंत भी इफेक्टेड हो जाती है। उसमें जो उसके बैक्टीरिया हैं पॉजिटिव वाले, वो भी जो आपकी बड़ी आंत में रहते हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, खनिज लवणों का अवशोषण करती है आपकी बड़ी आंत। और कुछ ड्रग्स, जितनी भी दवाइयाँ, ड्रग्स मतलब कुछ दवाइयों का भी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत में आपकी। और आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी आपकी बड़ी आंत में होते हैं, जिसमें मेनली वो बैक्टीरिया जो शरीर को हानि नहीं पहुंचाते। ठीक, चलिए अगला सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन क्या है? तो सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांसों का लेना और छोड़ना ही श्वसन है। अब उस सांस लेने और छोड़ने में जितने भी अंग यूज होते हैं वो सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र है। तो स्टार्टिंग हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से होता है? नाक से, नासिका, नोज, नेजल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाक आपका सांस लेने का। और आपकी नाक में जो है 2 नथुने होते हैं, जो छिद्र या वेस्टिब्यूल कहते हैं, जहाँ से हम इनहेल करते हैं। और जब आप इनहेल करते हो तो यहाँ पे आपकी नेयर के इनसाइड, आपकी नोज के इनसाइड आपके जो हेयर्स होते हैं, जो कि एयर फिल्टर का काम करते हैं। जब आप सांस ले रहे हैं तो उसमें आपके जो एयर को जो है वो फिल्टर करते हैं, और उसके टेम्परेचर को भी वहां से जो है वो रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। ये था आपका नाक का काम। हाँ, अब इसमें इसके 2 वो हैं, ये बाहरी कवच और आंतरिक गुहिकाएं। ठीक है, तो उसके जो बताया मैंने आपको अभी के हेयर्स होते हैं, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे फिल्टर करता है। धूल, जितने भी जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपके अंदर
ड्रेस अंदर सिस्टम के अंदर ना जाए। ठीक है। वायु विवर साइनस, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। तो 4 पेयर में आपके जो है साइनस होते हैं। ठीक है। और इनका काम मेनली क्या होता है कि आपके सिर के अंदर हवा का दबाव को मेंटेन रखना। और जब इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वहाँ का कफ जो है गाढ़ा हो जाता है तो साइनसाइटिस हो जाता है आपका। ठीक है। और इसका इसमें मेनली पढ़ लीजिए यहाँ पे लाइन जो इम्पोर्टेंट है, साइनस पर उसी श्लेष्मा झिल्ली की परत होती है जैसे कि नाक और मुंह में है। तो आपको जो साइनस है वो फ्री कैविटी है। ठीक है। और उसके अंदर जो है वो लेयरिंग है। जैसे एक रूम होता है ना, रूम के अंदर आप ये पेंट करवाते हो पूरा चारों तरफ से, उसी प्रकार जो है वो साइनस के अंदर भी कैविटी के अंदर लेयरिंग होती है। तो लेयरिंग आपकी श्लेष्मा मतलब म्यूकस की होती है। अब मान लीजिए किसी के अंदर वो म्यूकस ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए या वो साइनस की ओपनिंग बंद हो जाए तो वो श्लेष्मा जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और वहाँ पे फिर स्वेलिंग हो जाती है जिससे वो प्रॉब्लम साइनसाइटिस की हो जाती है। फेरिंग, अगली स्ट्रक्चर पीछे देखिए, फेरिंग आपको दिख जाएगा इसमें, इस स्ट्रक्चर में ट्रैकिया के ऊपर जो आपका फेरिंग है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपका फूड जो है उसमें आपका एंटर ना कर जाए जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसके लिए जो है आपका फेरिंग होता है। और दूसरा, ग्रसनी का ऊपरी भाग स्नेफॉइड अस्थि के मुख्य द्वार द्वारा बनता है तथा नीचे का भाग इसोफेगस के साथ मिला रहता है। यह कपाल के आधार के समीप तथा नासिका गुहा, मुख गुहा एवं स्वर यंत्र के पीछे स्थित रहता है। ठीक है। तो इसका मेनली जो है याद रखेंगे। हाँ, इसके 3 पार्ट्स होते हैं आपके, नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग और लेरिंगोफेरिंग ग्रसनी के। तो मेनली आपके फूड को जो है उसमें एंटर ना कर जाए उसके लिए जो आपका काम उसका होता है फेरिंग का। अब आता है आपका स्वर यंत्र लैरिंग्स। स्वर यंत्र ग्रसनी के निचले भाग एवं श्वास नली के बीच एक पेशी है, उपस्थमय वायु मार्ग होता है जिसमें स्वर रज्जु होते हैं। यह स्वर यंत्र ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। यह जीभ के नीचे से श्वास नली तक फैला रहता है। वयस्क पुरुषों में यह तीसरे, चौथे, पांचवें एवं छठे सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने तथा बच्चों तथा वयस्क स्त्रियों में यह सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। यौवन का प्रारंभ होने पर पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा उस पर्यंत अधिक तेजी से बढ़ता है। देखिए, जो आपका सब एडम्स एप्पल भी कहते हैं, आपका वॉइस प्रोडक्शन जो हेल्पफुल होता है। ठीक है। जो आपका वॉइस को प्रोड्यूस करता है वो लैरिंग है। होता क्या है, आप जब अंदर से आपकी जब एयर आप कुछ बोलते हैं तो एयर आती है और सीधा आपकी जो है इससे टकराती है और वो कुछ ऐसे आपकी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होती हैं। और जितने भी जो मेल, जब आप प्यूबर्टी आती है मेल फीमेल में, तो मेल के अंदर आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है और फीमेल में आवाज़ थोड़ी जो है हाई पिच की हो जाती है। तो वो उसका कारण जो है आपका वो जो चेंज है वो लैरिंग में चेंज होता है। इसीलिए जो है दोनों की जो वॉइस में जो स्पीच होती, जो अलग अलग जो इंटेंसिटी होती है वो इसी कारण से होती है। ट्रैकिया सिंपली विंड पाइप है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पेड़ होता है, उसमें से डालियां निकलती है ना, डालियां, तो जो मेन उसकी ब्रांच है वो ट्रैकिया हो गई और जो आगे लिखा हुआ है ब्रोंकाई ट्यूब, वो उसकी अगली जो है डाली हो गई। तो इस प्रकार आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें देखिए ये ट्रैकिया, उसके अंदर जाते हुए और पेड़ हैं और अंदर है, इसी प्रकार डालियों को आपको समझना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे चलते हैं हम। तो ट्रैकिया जो है ये मेनली आपका 2 to 2.5 सेंटीमीटर का होता है व्यास का, डायमीटर होता है। लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और ये आपका जो है बाद में आपका जब नीचे आपका जाता है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और इसके पीछे जो है कार्टिलेज रहते हैं आपके ट्रैकिया के पीछे। मेनली ये आपकी जो है एयर को आपकी नोज से लेकर, सॉरी नॉट नोज, आपके जो है
फेरिंग के लेरिंग के बाद लेकर आपके जो है लंग्स में अंदर एंटर करवाता है ब्रोंकाई ट्यूब्स तक। अब उसके बाद ट्रैके के बाद ब्रोंकाई ट्यूब्स, और ब्रोंकाई ट्यूब्स जो हैं ये सिंपल दो नलियां हैं, जैसे ब्रांचेस होती हैं सीधी सीधी, उस प्रकार की नलियां हैं जो आपको सीधी जो है आपकी एयर को एक रास्ता देती हैं। उसके बाद आपकी डायफ्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल है जो बहुत हेल्पफुल है आपके रेस्पिरेशन में। जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, तो सांस जब छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम जो है सी शेप का हो जाता है, आर्क शेप का हो जाता है, और सांस भरते हैं तो आपका डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। ये आपकी जो है अगर स्ट्रक्चर दे रखी है, यहाँ पे देखिए नीचे डायफ्राम स्ट्रक्चर है। सांस भरेंगे तो लंग्स पूरा फूल जाएगा और ये जो है नीचे पूरा टच हो जाएगा। जब सांस छोड़ेंगे तो आपके लंग्स जो है ऊपर की ओर जाएंगे और डायफ्राम भी जो है ऊपर की ओर आएगा। चलिए, तो ये था आपका डायफ्राम, काफी इंपॉर्टेंट मसल है, ये हमेशा जो है वर्क करती रहती है। जब सांस भरेंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। चलिए, अब आते हैं लंग्स पे। मानव शरीर में दो लंग फेफड़े होते हैं। श्वास प्रक्रिया में इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में स्थित होते हैं। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं, गुहिका मतलब अल्वेलाई, ये देखिए पीछे जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखेंगे इनके जो ब्रांचेस के एंड पे स्ट्रक्चर्स होती हैं गोल गोल, तो वो अल्वेलाई होती हैं। ठीक है, तो वो जो अल्वेलाई होती हैं तो वो असंख्य होती हैं, कई सारी होती हैं, और यह आपके वक्ष मतलब आपकी चेस्ट एरिया में आपके सिचुएटेड होती हैं। और मेनली यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे आपका रक्त का शुद्धिकरण, वहाँ पे आपके जो है ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है और CO2 जो है आपके गुहिकाओं में आ जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और फेफड़ों का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रभावित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। गैसों का यह विनिमय असंख्य छोटी छोटी पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाओं, जिन्हें अल्वेलाई कहा जाता है, में होता है। याद रखेंगे अल्वेलाई बोलते हैं जो लास्ट में आपकी जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ आप हमारे इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।